लोग ऑटो इम्यून के संबंध में चर्चा कर रहे थे और इसमें आरंभ में ही ये समझ लेने को है कि समझने के लिए ऑटो इम्यून को अथवा कोई भी चीज़ को समझने के लिए कुछ आवश्यकता है और आवश्यकता है कि स्थिर चित्त की। आप हड़बड़ी में या बेचैनी में या आधे मन से या धीरज के अभाव में आप कोई चीज़ समझना चाहें तो कुछ गलत भी समझ में आ जाता है और नहीं तो खैर समझ में नहीं तो आता ही है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम से जल्दी से हम लोग सारा कुछ समझ जाएं या कोशिश भी करें ऑटो इम्यून के बारे में। धीरे धीरे आगे बढ़ें, कुछ डाउट हो तो पूछ लें या वेट कर लें। हो सकता है कि अभी बातचीत में जो आपके डाउट उभरें वो आगे बातचीत में अपने आप ही चुप हो जाएं। तो स्थिर चित्त होने के लिए आपको क्या है, दो चीज़ें हम सामने रखते हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है कि हमने कहा कि देखिए आपको थोड़ा लगता है कि बहुत टेंशन में रहते हैं, इससे बस आपने मेरी बात सुनी ही नहीं और आप तुरंत टेंशन में रहेंगे तो क्या करेंगे। आप जैसे सब लोग आराम से थोड़ी रहता है, सबकी अपनी तकलीफ होती है, हमारी ये परेशानियाँ वो परेशानियाँ हैं। ठीक है, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप रिएक्ट कर रहे हो, प्रतिक्रिया कर रहे हो, आप विचार नहीं कर रहे हैं। जब भी हम किसी कठिनाई में हों, छोटी कठिनाई या बड़ी कठिनाई या काल्पनिक कठिनाई या वास्तविक कठिनाई, हमें रिएक्शन और रिफ्लेक्शन के हिसाब से उसको हैंडल करना होता है। आप कोई चीज़ अगर कोई कह रहा है, हम लोग एक बड़ा विषय लेकर के बातचीत कर रहे हैं तो उसको टाइम लगेगा। मैं बहुत चीज़ें बताऊं जो मुझे खुद भी उतना स्पष्ट नहीं है। आपको बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो, लेकिन मेरे कहने का तरीका ऐसा हो कि मिसकम्युनिकेशन हो जाए। तो रिफ्लेक्शन में चांसेस कम होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के। रिएक्शन में या प्रतिक्रिया में चांसेस काफ़ी रहते हैं, काफ़ी से ज़्यादा ही रहते हैं गलत फहमी के या गलत समझने के या उल्टा समझ लेने के भी। तो ये सीरीज़ चलेगा, कोई जल्दी आपको भी नहीं है और हमको भी नहीं है। हम लोग बातें करते रहेंगे, पर इसके अनेक पहलू हैं, बाहरी पहलू हैं, भीतरी पहलू हैं और ज़्यादा भीतरी पहलू भी हैं। हमारे वर्तमान का भी एक पहलू है और हमारा जो बीता हुआ समय उसका वो भी एक पहलू है और आने वाला हमारा भविष्य वो भी एक पहलू है। तो मात्र अपने को सीमित कर लेना एक छोटे दायरे में कि बचपन में हमको किसी ने एक चांटा मारा था तो आज हमारी वो इम्यून हो गया, वैसी कोई बात नहीं है। 2500 फैक्टर हैं। क्यों आप बचपन को ही क्यों करो या बुढ़ापे को ही क्यों करो या पोल्यूशन की क्यों सारा बोझा उसी पर लाद दो, या आपने गलत सोचने को या सही सोचने की आप अपने अज्ञान पर ही क्या सारा क्यों बोझा लाद दो। तो हम लोग प्रायः रिएक्शंस करने में, प्रतिक्रिया करने में मिसप्लेस कर देते हैं, कारण को मिसप्लेस कर देते हैं। तो इसके लिए अगर स्थिर रहें और रिफ्लेक्ट करें तो कारण जहाँ पर जो है वहाँ हमको खोज निकालेंगे। हम लोग जो बातें कर रहे हैं आप आराम सुनिए। और इसके दो तरीके हैं जो हमारा आपको इस प्रणाली में पाठशाला, मन की पाठशाला में दो प्रकार की प्रणालियाँ हैं जो लागू करते हैं हम लोग। एक है कि यूरो अमेरिकन साइकोलॉजी, उसको उन्होंने बहुत रिसर्च किए हैं, बहुत काम कर रहे हैं और बहुत त्याग भी उन्होंने किया है और वो आदरणीय है, श्रद्धेय है। जहाँ ज़रूरत पड़ी है हमने वो इंडियन साइकोलॉजी में नाम रखा है सही, पर हमने उसे लिया है और हम बहुत कृतज्ञ हैं इसके लिए। दूसरी ओर हमने भारतीय जो एंशिएंट विजडम है आपको बने, जैसे पतंजलि का, बुद्ध का
महावीर का, उपनिषद का, वेदों का और अनेक दूसरे जो ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी के, आई मीन फिलॉसफी की ऑफ कोर्स, उन सब से डिराइव किया है और उसको भी दोनों को मिला करके दोनों प्रकार से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एटलीस्ट ऑटो इम्यून के मामले में। हमने भारतीय पद्धति से जो ऑटो इम्यून का क्या एनालिसिस है कि भीतर में क्या है और कैसे उसको हम एनालाइज करते हैं, और साथ में हम यूरो अमेरिकन मेथड क्या है इसको एनालाइज करने का, आपके मन की क्रियाओं का या मन के विभिन्न स्तरों का, हमने दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपके सामने रखा है। क्योंकि हम अभी जो मॉडर्न समय है उसमें और आज से 300 वर्ष पहले, चाहे वो यूरोप में हो चाहे भारत में हो, वो नहीं है, बहुत बदला हुआ है। तो जो कुछ हम सामने आपके रखना चाहते हैं उसे हमें आज के युग में, आज की परिस्थितियों में, आज के अच्छे और तकलीफ देने वाले या निगेटिव पहलुओं पर विचार करते हुए आपके सामने ऐसे रखना है कि रिएक्शन कम से कम हो और रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रतिक्रिया कम से कम हो और विचार उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें। तो विचार ज़्यादा से कर सकें, इसके लिए हम बार बार क्यों आपसे आग्रह करते हैं। देखिए, कोई चीज़ है आपके सामने में, आपको ये किताब पढ़ना है कि वो किताब पढ़ना, परीक्षा है, दोनों किताबें पढ़नी होंगी। हम आमतौर से स्टूडेंट बोलते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को ध्यान जाता है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो छूट न जाए कहीं मैथ्स, इसको ध्यान जाता है। ये ऑलमोस्ट तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंप्लेंट लाइक दिस। मुश्किल है जवाब देना, क्योंकि वो लोग हड़बड़ाए हुए हैं ना। जवाब दिया गया है वो सही है, जो उन्होंने फॉलो भी किया है, लेकिन कठिनाई तो यूनिवर्सल है ना स्टूडेंट लोगों के सामने। उसका कारण क्या है? वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये छूट जाएगा तो क्या होगा, ये तो हिस्ट्री तो पढ़ लिया, ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाएंगे तो वहाँ पर नंबर कम मिलेगा। वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम लोग एक लंबे समय बातचीत कर रहे हैं तो हमारे बातचीत में रिएक्शन कम, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। और ये रिफ्लेक्शन का जो महत्व है वो ये कि आप जिस वस्तु पर विचार करते हैं वो आपके नियंत्रण में आ जाती है। जैसे कहते हैं कि अटेंशन एंड लव दोनों एक ही चीज़ हैं, व्यवहारिक रूप से एक ही चीज़ हैं। आप जिसको प्यार करते हैं उसको पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उसको प्यार करने लगते हैं। और विचार के रूप में अगर उसको प्यार करते हैं तो वो पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, ये हम विचार कर रहे हैं तो हम जो सोचेंगे, जो नतीजे पहुँचेंगे, वो एक पॉजिटिव एक्सरसाइज होगा। लेकिन अगर हम हड़बड़ा करके भावात्मक रूप से उस पर विचार करेंगे, रिफ्लेक्शन भी करते हैं लेकिन जड़ अगर भावात्मक रहेगा तो हमारे ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे कंक्लूजन और हमारा मेथड नेगेटिव तरह से हो। तो उसके लिए आपको जब पॉजिटिव तरह से विचार करेंगे तो वो चीज़ जो आपके अभी नियंत्रण में नहीं है या आपको परेशान कर रही है, वो आपके नियंत्रण में आ जाएगी। ये आपको पतंजलि योग दर्शन या उससे ही पहले का ये सिद्धांत चला रहा है भारतीय दर्शन में। हम इसको आधुनिक से चूँकि ज़्यादा गहरा है, यूरो अमेरिकन मनोविज्ञान से ज़्यादा गहरा, इसलिए हम यही पर चाहते हैं कि आप जिस पर चेतना, उसका शब्द ये है कि जो हमारी चेतना का प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है, तत्व पर पड़ता है, वस्तु हो सकता है, विचार हो सकता है, आपकी एंग्जाइटी वरी भी हो सकती है। जब चेतना का प्रकाश उस तत्व पर पड़ता है तो वह हमारे वश में आ जाती है। यह वैसे ही है जैसे आपके कमरे में अंधेरा है, वहाँ एक चूहा घुस गया है, आपकी किताबें काट सकता है, कपड़े काट सकता है। सो आप में उसको खोजने के लिए तैयार हो गए हैं कि अब हम उसको पकड़ेंगे। लेकिन इसी बीच में लाइट चली गई और वो कमरा अंधेरा है, आप कैसे पकड़ोगे बाबा। लेकिन
आप तब क्या करोगे? टॉर्च लेकर के आप चलते हो और टॉर्च से खोजते हो और से करते कि आप चूहा देख रहे हैं कहाँ पर छिपा हुआ है। टॉर्च अगर नहीं रहता नहीं देखते। आपके जो जो विचार है वो चूहे को समझ लीजिए वैसा, उसको आपकी चेतना चूहे के ऊपर जैसे आपके टॉर्च लाइट है वैसे आपके चेतना का प्रकाश उस तत्व पर, जो कोई भी तत्व हो उस पर पड़ता है, आप उस पर विचार कर सकते हैं, वो आप अपने इंटरेक्ट तो ले सकते हैं। जैसे चूहे को आपने टॉर्च लाइट जला के अपने नियंत्रण में ले लिया। इसीलिए जितने भी हमारे छोटी बुखार होता है तब, ये तो ऑटो इम्यून की बात हम नहीं कर रहे हैं, बुखार होता है तब भी आपको रिफ्लेक्शन से वो आसान हो जाता है बड़ी समस्या भी, और रिएक्शन से, प्रतिक्रिया से छोटी समस्या भी बड़ी हो जाती है। मैंने बताया था पिछले बात के उदाहरण में, हमको कैंसर पैर में था, ठीक है। अब हमको डॉक्टर देखा, दूसरे बोल रहे कि घबरा रहे थे, मैं भी थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन भगवान की मर्जी है तो क्या करूँगा। तो अब वो जब डॉक्टर मुझे सर्जन ने हमसे पूछा, दिस इज द ओनली थिंग आई हैव गॉट, मतलब अब ये कि मुझे विचार ने, मुझे प्रतिक्रिया जो थी घबराया हुआ था वो घबराहट खत्म हुई। मैं डॉक्टर जजमन आई तो मुझे क्या करना होगा? तो उन्होंने क्या, आपको कुछ टेस्ट करना होगा और बाद में हम सर्जरी करेंगे, और लिख के दिया ये टेस्ट करो। वो उसका 1 महीना लग गया। उनका अपना भी, टेस्ट करने वालों का अपना भी था कि हम इतने जल्दी टेस्ट नहीं करेंगे, हमारी ये शर्तें हैं, वो शर्तें पूरा करिए आप। तो इस प्रकार से मैं बड़े धीरज के साथ में टेस्ट कराता रहा, और बाद में सर्जरी का टाइम आया तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा मुझे कैंसर हुआ है, मैं कितने दिन तक काम करने योग्य रह सकूँगा? उन्होंने बोला कि नहीं, आप काम कर सकोगे, आपको कुछ दिन तक स्टिक लेकर के चलना पड़ेगा, आप सीधे से नहीं चल सकते हो, और आप बहुत दूर नहीं ट्रैवल कर सकते, आसपास आप जा सकोगे अभी, हम जब आपको टाइम लगेगा बाहर यात्रा करने में, ठीक है। और ये सारी की सारी रिफ्लेक्शन के लेवल पर आ गई, जो कि कैंसर नाम सुनकर ही डर लगता है। किसी ने बता दिया कि आप 6 महीने ज़्यादा आप नहीं रहोगे, अब बताए मैं तो रिएक्शन, भयानक रूप से रिएक्शन हो गई, 6 महीने मर जाना यार, हमारे पैसे लोगों के पास छूटे हुए हैं, और वो तो मैं छोड़कर मर जाऊंगा यार, तब तो मेरा बड़ा घाटा होगा, स्वर में क्या खाऊंगा, सो मेनी थिंग्स। लेकिन उन्होंने, यू कैन लिव एंड वर्क एज ए नॉर्मल पर्सन। जो सर्जन ने ये बात कही, फिजिशियन ने भी वही बात कही। ये रिफ्लेक्शन के क्षेत्र में आ गया कैंसर, और अभी मैं फ्री हूँ कैंसर से, और निकाल दिया गया ऑपरेशन करके, सर्जरी 2 मरतबा हुई, लेकिन मैं फ्री हूँ, मेरे कैंसर की ओर में विचार ही नहीं जाता है, और है ही नहीं विचार, अब क्या करूँ, रहा होगा कभी रहा होगा। अच्छा, तो जब हम विचार के क्षेत्र में लाते हैं किसी समस्या को, तो वो सुलझी हुई होती है। कल्पनाएं हमारी ज़्यादा खटर बटर वाली टाइप की नहीं रहती हैं, हमारे पास एक लाइन ऑफ एक्शन सामने आ जाता है। जैसे सर्जन ने कहा ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए, वो कर लिख के लंबा चौड़ा लिख दिया। अब मैं वहाँ जाता, फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाता, तीसरे में जाता, फिर बॉम्बे भेजता रिपोर्ट, फिर पूना देखता, क्या क्या। बट आई वॉज बिजी, आई वॉज डूइंग, लेकिन मैं कुछ काम कर रहा था, मैं व्यस्त था, एक लक्ष्य में लगा हुआ था। आई नेवर वेरी हैप्पी। मैं अपने कैंसर के साथ भी खुश था क्योंकि मैं व्यस्त था, और मेरा ध्यान जो था वो पॉजिटिव था। मैं आगे बढ़ने की बात सोच रहा था। मैं गाल पर हाथ रख के अगर मर जाऊंगा तो फिर स्वर्ग में खाने को मिलेगा, कि मेरे भूत को खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको उस सब की चिंता नहीं, जो कि पहले शायद होती रही होगी जब किसी ने डरा दिया था। तो ये विचार करने की, अब विचार में 2 प्रकार का होता है। एक विचार आप बाहरी मन से करते हो, और रिफ्लेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, आपको रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 प्रकार से होता है, एक बाहर से मन से करते हो, एक भीतर मन से करते हो। बाहरी मन से तर्क किया जा सकता है, आपको डाटा, स्टैटिस्टिक्स और लोगों के ओपिनियन और एग्जामिनेशन रिजल्ट क्या क्या आपके सामने हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि भीतरी मन इस बात को मान ले,
आप अपने बाहरी मन को समझा सकते हो, डॉक्टर ने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ये रिपोर्ट ऐसा है, डोंट वरी, ये तो आपने बड़े कह दिया, लेकिन आपका भीतरी मन में वो बात घुसी हुई है, आप सो नहीं पाते हैं। तो मन में जो भीतरी मन है वो भोला भाला बच्चे की तरफ से, बच्चों को कितना भी समझाइए कि बिल्ली नहीं आएगी, वो डरेगा, नहीं बिल्ली आएगी, बिल्ली नहीं है, आप जानते हो ना, नहीं छोटा नहीं, उस अंधेरे में मोटा भूत रहता है, हम नहीं जाएंगे उस कमरे में। अब भूत मोटा है कि पतला है कहाँ से बच्चे को मालूम है, क्या आपको मालूम नहीं, बच्चे को क्या मालूम होगा कि भूत मोटा है कि पतला है, लेकिन उसको आप नहीं समझा सकते। इसके लिए क्या है, दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका है वो साइकोलॉजिकल तरीका है, वो प्रैक्टिकल तरीका है, लेकिन उसमें साधारण बुद्धि नहीं काम करती है, उसमें आपका साइकोलॉजिकल तरीका काम करता है, उसका मनोवैज्ञानिक तरीका है। और जैसा कि मैंने बताया, हम दोनों तरीकों को मिला करके किसी समस्या पर यूरो अमेरिकन और भारतीय पद्धति को, विचारों को, चिंतन धारा को मिला करके आपके सामने रखते हैं कि आपका भीतरी मन जो भोला भाला बच्चे तरह वो भी समझ ले, और आपको समझाने, ऐसे बातचीत करने के, रिफ्लेक्ट कीजिए, विचार कीजिए, ये बात कीजिए, आप कुछ कहिए, हम कुछ कहें, या आदान प्रदान करें, हम अपने विचारों का एक्सचेंज करें, अपने व्यूज़ का, आप अपने बताइए, हम अपना बताएं, और एक ज़्यादा अच्छा रास्ता निकलेगा। ये जो है, ये जो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे भीतरी मन समझे, तो इसलिए आपके बाप की बुद्धि को या बाहरी मन को, रिफ्लेक्शन के हिस्से को हम इस तरह से बात करते हैं जैसे अब ये भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो इसके पहले जो आपको वीडियो ऑडियो था, उसमें हम पता नहीं कहाँ कहाँ कहानियाँ सुनाते, अपने कहीं बेटे कहानी सुनाते, कभी क्या बोलते हैं वो, मतलब एनर्जी की, एलर्जी, क्या क्या बातें करते। ये कुछ नहीं, ये आपका भीतर मन ने पकड़ के रखा है, बार बार आप वही को सोच रहे हैं। नींद में भी आप इम्यून सोचते हैं, जागने में इम्यून सोचते हैं, किसी से बात भी करते हैं इम्यून से, दवाई लेते जाते हैं बुखार का, खांसी का, और उसके बाद से वहाँ भी इम्यून का चर्चा करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि पैर में थोड़ा मोच आ गया है, वहाँ भी इम्यून की बातें आप शुरू कर देते हैं। मतलब आप इम्यून को ही खाते हैं, इम्यून को ही नहाते हैं, इम्यून को ही कंघी करते हैं, ये हालत हो जाती है। और आपको नहीं होती है, हम सबको होती है। और विशेष करके जब हमारा मन ये बताए, हरदम ध्यान आए कि चलते फिरते चर्चा करते, तो समझ लीजिए कि बाप का भीतरी मन जो कि बच्चे की तरह से भोला है, उसको पकड़ा हुआ है। बच्चे का मन कैसा भोला है, इसका आपको बीरबल अकबर की कहानी में है कि बीरबल देर से गए, अकबर ने कहा क्या क्यों देर से किया, नहीं मैं अपने बच्चे को समझा रहा था। अरे क्या हम पूरा सल्तनत देख सकते हैं और तुम बच्चे को समझाने में 2 घंटा लगा दिया। हाँ, जहाँ पनाह साहब ऐसे ही होता है। लो अभी हम बच्चे को समझाते 1 मिनट को, अरे कहाँ से लाए, हम ही बच्चा बन जाते हैं, जब समझाइए हमको। ठीक है बन जाओ। बीरबल बच्चा बन गए। बोले कि हाँ 1 गिलास लाओ, तो हाजिर हुआ, इसमें पानी भरो। बिल्कुल सही बात है, पानी भरा गया। एक हाथी जा रहा था, उस हाथी को इसमें भरो। अकबर ने कहा क्या बेवकूफ़ी बात करता है तुम, हाथी गिलास में भरा जा सकता है। हम कुछ नहीं जानते, हम तो 5 बरस के बच्चे हैं, हमारे आपके बीच में पैक्ट हो गया है कि हम 5-6 बरस के बच्चे हैं और आप मेरे माँ बाप हो, आप मेरे बड़े हो, बुजुर्ग हो, जहाँ पनाह हो, क्या क्या हो, आप हमको इस गिलास में हाथी को रखो। अकबर कितना सरपट का बेचारा, हाथी रख नहीं सका। हाथी बोला नहीं बीरबल, तुम 2 घंटे के बजाय 5 घंटे आओ, बच्चे के चक्कर में उसको बनवाने के लिए हम कुछ शिकायत नहीं करेंगे। राइट। तो अब ये जब ऐसी हालत है तब क्या किया जाए, उसका दूसरा तरीका है जो कल मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कल का मैंने इसके पहले का जो ऑडियो था उसमें वो तरीका था। जो आपका मन बच्चे की तरह से भोला है, उसने एक बात को पकड़ा हुआ है, चिपका हुआ है एक चीज़ से, उसको कैसे छोड़ा जाए, उसके लिए वो तरीका है जो हमने प्योरली मनोवैज्ञानिक विधि है। इट इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम, बिल्कुल आपको बोर नहीं करना है, एक सेंटेंस में बेकार नहीं है, एक क्षण भी बेकार नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आपके भीतरी मन को जो भोला भाला है, जो चिपका हुआ, उससे छोड़ना नहीं चाहता, उसको
पर क्यों पकड़ा हुआ है वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन फैक्ट यह है कि उसमें चिपका हुआ है। जैसे छोटा बच्चा एक पुराने कपड़े को जो उसको 2-3 बार पहले पकड़ा का कुर्ता रहता था उसको पकड़े हुए है क्योंकि उसको रंग पसंद है, माँ बाप कितनी कोशिश करते हैं वो बच्चा नहीं छोड़ पाता, तो क्या करते हैं उसको कोई दूसरा सामान ले आके देते हैं, खिलौना, बच्चा छोड़ देता है। तो छोड़ उसका उससे ज़्यादा ताज़ा लाल रंग का खिलौना मिल जाता है तो बच्चा छोड़ देता है। लेकिन ये एक प्रोसेस है। ये तो एक मटेरियल चीज़ के बारे में कहा बच्चों को कि लाल कपड़े के बदले में पुरानी शर्ट के बदले नया शर्ट लाल रंग का दीजिए आपने, लेकिन मन सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म तरीका भी सूक्ष्म है। आप वो एब्स्ट्रैक्ट है, मन का भीतरी मन का व्यापार एब्स्ट्रैक्ट है, तो उससे कम्युनिकेट करने का भी तरीका एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? जो बाहरी मन जो आपको सोचने विचारने वाला है, जो बुद्धि वाला है, जो तर्क वितर्क वाला है, वो मन को सस्पेंड कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, अथवा उसको बाईपास कर दिया जाए और सीधे सीधे आप भोले मन से बातचीत किया जाए। तो बाईपास करने का मतलब है कि आप तर्क की शक्ति को कम मतलब सस्पेंड कर दिया जाए। वही कि ऐसी बोरियत वाली बातें करो कि आपसे क्या पागल जैसा भाग कर रहा था, छोड़ो, ये वो सही तरीका है। अगर आप बोलते हैं क्या पागल जैसा बात कर रहा है ये आदमी, अच्छा टाइम ख़राब किया जा रहा है, अब तो मैं अपने को कॉन्सेंट्रेट करूँगा। अगर आप ये बोलें कि कितनी समझदारी की बात है, सो इंटेलिजेंट, सो लॉजिकल एंड शी सो वाइज एंड सो, दिस इज नॉनसेंस, वो मुझे खुश नहीं करेगा, क्योंकि आप बाहरी मन आपका प्रभावित हुआ है मेरे बकवास, जो भी बकवास उल्टा सीधा लॉजिक से, लेकिन आपका भीतरी मन ही प्रभावित हुआ है। भीतर मेरी तारीफ आप करिए कितना ज़्यादा, लेकिन भीतरी फिर वही आपका मन चिपका ही रहेगा। मेरा काम आपके भीतरी मन को जो चिपका हुआ है ऑटो इम्यून या कोई चीज़ से, नॉट ओनली ऑटो इम्यून, इवन कैंसर के थॉट से, इवन क्या बोलते हैं आपको बुखार के थॉट से, इवन कोई डर से कोई चोर ना आपके घर में घुस करके आपका सब जेवरात उठा ले जाए, लाखों ऐसी चीज़ें आती हैं मन में। उन सब को भीतरी मन से अगर चिपका हुआ है तो उसका वही तरीका है जो कि आपका ध्यान हटा दिया जाए आपकी चालाकी से, बुद्धिमानी से, और आपका मतलब बहुत पढ़े लिखे आदमी हो और आपको तो वो छोटी मोटी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, भला ये सब बातों से आपको कुछ होगा, ये सब जो आपके थॉट्स हैं उसको थोड़ी देर के लिए गायब कर दिया जाए और आपसे बातें की जाए, तो ये और वो आपके भीतर मन में जाएगा। और कल का या इसके पहले का कह सकते हैं कि जो चर्चा हम लोग थी उस प्रकार की थी, और आज की चर्चा है आपको बौद्धिक स्तर पर जानकारी के लिए, जानकारी का पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये लॉजिकल है, इसका सीक्वेंस है, इसका बैकग्राउंड है, इसका प्री प्लान बातें हो रही हैं, और आप भी प्री प्लान उम्मीद करते हैं। और कल की बातों में न कोई मेरा प्लान था न कोई आपका प्लान था, लेकिन आपको हल्का लगना या थोड़ा हल्का पड़ जाना, जो मेरा लक्ष्य था वो लक्ष्य अवश्य पूरा हुआ होगा, मुझे ये मेरा विश्वास है, और आगे परमात्मा की इच्छा है। और अभी तो आपको रैशनल से ये बताने की कोशिश करेंगे कि संघर्ष क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। ये बात बता दें कि आंतरिक संघर्ष, आपके मन में टेंशन है, संघर्ष है, झगड़े हैं, झमेले हैं, पास्ट और प्रेजेंट और प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ग के लेके कटाकुटिंग चल रहा है, ये इसको एनालाइज करके एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली। टाइम लग सकता है, आपको भी धीरे रखना चाहिए, हमको भी धीरे रखना चाहिए, और तब आपके सामने आएगा। ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आपको जो कल जैसा वाला था कि आप बकवास है, आप हाथ पैर फैला दीजिए, चित्र में लेट जाइए, रिलैक्स फील कीजिए, और ये जो बकवास है उसको सुनिए, ध्यान मत दीजिए। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपका भीतरी मन पकड़ लेगा, जहाँ नहीं ज़रूरत होगी वहाँ रिजेक्ट कर देगा। तो दैट इज भीतरी माइंड का फंक्शन है। आप बुद्धि से, तर्क से उस पर आप डायरेक्शन नहीं दे सकते, मन अपना डायरेक्शन अपने आप पा जाएगा। और हम लोग फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम विचारों के रिफ्लेक्शन के संबंध में कि क्या क्या आपको जानना चाहिए बुद्धि रूप से, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरफ से,
ऑटो इम्यून के सिस्टम में अथवा किसी भी साइकोसोमेटिक सिम्टम के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें कुछ हैं और स्पेशल चीज़ें कुछ हैं। हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट ऑडियो में। थैंक यू।